नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम डायरेक्ट हिट। मामला तो बिहार का ही गर्म है क्योंकि चुनाव नजदीक है और आज डायरेक्ट हिट में हम ले रहे हैं चिराग पासवान को। चिराग पासवान जो एनडीए का एक बड़ा घटक दल है, बिहार में 5.66% 2020 का यदि मैं चुनाव का आंकड़ा बताऊं तो प्रतिशत मत है उनके पास। चिराग ने आज ऐलान कर दिया कि वो बिहार की सभी 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इससे डायरेक्ट हिट एनडीए होता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि क्या एनडीए का कुनबा टूट रहा है, सवाल है। चिराग पासवान ने कहा कि उनकी पार्टी बिहार में 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। एनडीए में शामिल लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान का बिहार विधानसभा चुनाव से पहले ये बड़ा बयान, जिससे बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड के मुश्किलें बढ़ सकती हैं। पासवान ने रविवार को यह कहा कि बिहार के हित में आगामी विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि उनके विरोधी उनके रास्ते में रोड़ा अटकाने की कोशिश कर रहे हैं। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष ने छपरा के राजेंद्र स्टेडियम में रविवार को आयोजित नवसंकल्प महासभा को संबोधित करते हुए बड़ा ऐलान कर दिया। चिराग पासवान ने कहा कि उनकी पार्टी बिहार में 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। एनडीए में शामिल लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष ने कहा कि ये जो है, कई लोग मुझे बिहार से क्यों चुनाव लड़ रहे हो, आप दिल्ली में हो, आप क्यों बिहार आना चाहते हो, इसके लिए कई लोगों के पेट में दर्द है। उन्हें कहा कि बिहार फर्स्ट, बिहार का विकास मैं करना चाहता हूं, बिहार से पलायन रुक लेना चाहिए, बिहार में निवेश आना चाहिए, बहुत कुछ चीजें बिहार में करने की जरूरत है और मुझे विश्वास है कि मैं बिहार में कर सकता हूं। जब लोग ये सवाल पूछते हैं कि क्या चिराग पासवान विधानसभा का चुनाव लड़ेगा, तो आज सारण की इस पवित्र धरती से ऐलान करता हूं कि मैं चुनाव लड़ूंगा। यह चुनाव हम सबके लिए, एक एक बिहार के लिए, एक एक बिहारी परिवार के लिए महत्वपूर्ण है। और जब मैं कहता हूं कि हाँ, चिराग पासवान चुनाव लड़ेगा, तो मैं यह भी आप लोगों को बताऊं कि चिराग पासवान सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगा। हर सीट पर चिराग पासवान बनकर चुनाव लड़ेगा। 2020 में चिराग पासवान ने चुनाव लड़ा था, तब वो एनडीए घटक दल से अलग थे, लेकिन बार बार कहा जाता है, राजनीतिक विश्लेषक भी ये कह रहे थे और ये दिख भी रहा था कि बीजेपी ने एक कार्ड चला जिसमें उन्होंने कम से कम 243 में से 135 सीटों पर चुनाव लड़ा। भले ही उनको एक विधायक आए हो, लेकिन उनका वोट प्रतिशत 5.66 रहा। 20 जगह पे वो नंबर 2 पोजीशन पे रहे और जिसके लिए उनको चुनाव लड़ाया गया था वो काम बाखूबी उन्होंने करके दिखाया। जनता दल यूनाइटेड, नीतीश कुमार, सुशासन कुमार जो है हमारे, उनकी पार्टी मात्र 43 सीटों पे सिमट गई और बीजेपी बड़ा भाई बन के उभरी। ये बात अलग है कि बीजेपी के आशीर्वाद से ही वो वर्तमान में मुख्यमंत्री है। चिराग ने बहुत सारी बातें करी। चिराग ने एग्जैक्टली क्या कहा, ये आप इस वीडियो में देख सकते हैं। जब मैं ये सोच रखता हूं और जब मैं ये चाहता हूं कि मैं वापस बिहार आकर, अपने परिवार के बीच आकर, आप लोगों के बीच आकर, आप लोगों के लिए काम करूं, तो कई लोगों को तकलीफ होती है। कई ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते कि चिराग पासवान बिहार आए। उन लोगों ने जिस तरीके से हमारे बिहारी युवाओं का पलायन कर कर उनको दूसरे राज्य, दूसरे देशों में रहने के लिए मजबूर किया, उसी तरीके से ये लोग चाहते हैं कि चिराग पासवान अगर बिहार आ गया तो युवाओं को उनका हक दिलाएगा, महिलाओं के सम्मान की बात करेगा, बुजुर्गों के सम्मान की बात करेगा, किसानों के हक की बात करेगा, मजदूरों के हक की बात करेगा। इसीलिए ये लोग नहीं चाहते कि चिराग पासवान बिहार आए और इसीलिए ये षड्यंत्र रचा जाता है कि किसी भी तरीके से चिराग पासवान को बिहार न आने दिया जाए और ये भ्रम की स्थिति ये लोग बनाते हैं। और बार बार ये सवाल पूछा जाता है कि क्या चिराग पासवान विधानसभा का चुनाव लड़ेगा। तो जब ये लोग ये सवाल पूछते हैं कि क्या चिराग पासवान
विधानसभा का चुनाव लड़ेगा, तो आज सारण की इस पावन धरती से आप सबके सामने मैं ये कह के जाता हूं कि हां, मैं चुनाव लड़ूंगा। मैं चुनाव लड़ूंगा बिहारियों के लिए, मेरे भाइयों के लिए, मेरी माताओं के लिए, मेरी बहनों के लिए। और बिहार में एक ऐसी व्यवस्था हम लोग तैयार करेंगे, एक ऐसा बिहार हम लोग तैयार करेंगे जो सही मायनों में बिहार को विकास की राह पर आगे लेकर जाएगा। यहां पर कई ऐसे राजनीतिक दल हैं, कई ऐसे राजनेता हैं जिन्होंने बिहार को जात पात धर्म मजहब की राजनीति में बांटकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम किया। इस बांटने की राजनीति से इन्होंने अपना घर परिवार तो इन्होंने बेहतर कर लिया। बहुत बहुत धन्यवाद। ये था चिराग का बयान। आगे, बिहार की राजधानी पटना में व्यवसायी गोपाल खेमका की हत्या के मामले में चिराग पासवान ने चिंता जताई। उन्होंने कहा, ऐसी घटनाएं उस सरकार में हो रही है जिसकी पहचान सुशासन की है। मैं भी उस सरकार का समर्थन कर रहा हूं। यह चिंता का विषय है कि मैं इस सवाल से भागने की कोशिश नहीं करूंगा। नहीं, हमारी सरकार को ऐसा करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर इतनी बड़ी घटना शहरी इलाकों में खुलेआम होती है, अगर इतने पॉश इलाकों में होती है, तो ये बहुत गंभीर मामला है। मैं सरकार के साथ साथ स्थानीय प्रशासन से भी संपर्क में हूं, लेकिन ऐसी घटनाएं हमारी चिंता बढ़ाती है। अगर परिवार गोपाल खेमका का डरा हुआ है तो वह जायज है। यह ऐसा परिवार है जिसने पहले भी इसका सामना किया है। क्या स्थानीय प्रशासन ने परिवार को सुरक्षा मुहैया करवाई? ये प्रशासन की जिम्मेदारी थी। चिराग पासवान बार बार लॉ एंड ऑर्डर की बात करके कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को घेर रहे हैं। नीतीश कुमार के पास ही गृह मंत्रालय है और बिहार की दिन दहाड़े होने वाली हत्याएं, बिहार में दिन दहाड़े पटना में, राजधानी में जो हवा में लोग फायर करके निकल जाते हैं, ये कई ऐसी विषय है जिसमें विरोधी भी नीतीश कुमार सरकार को घेर रहे हैं और एनडीए के सारे घटक दल जो है वो मात्र इस सवालों से मुंह फेर रहे हैं। लेकिन चिराग ने इस सवाल को फिर शब्द देकर नीतीश की और परेशानी बढ़ा दी। चिराग पासवान ने कहा, हत्या चाहे राजधानी पटना में हो या बिहार के किसी दूर दराज गांव में, सरकार को कानून व्यवस्था के लिए जवाबदेही होना पड़ेगा, जो अभी नहीं है इसके मायने। चिराग ने कहा कि सरकार जवाबदेही से भाग नहीं सकती। शहरी इलाके में खुलेआम घटना घट जाती है, थाना बगल में था, अधिकारी उसी इलाके में रहते हैं, इतने पॉश इलाके में ऐसी घटना घट जाती है तो चिंता का विषय है। सुशासन के राज्य में अपराधियों को इतना बल कहां से मिल गया था, यह हमें देखना है। सरकार को गंभीर होना होगा, सरकार को गंभीर होना होगा। ये एनडीए के घटक दल के एक बड़े नेता कह रहे हैं, सरकार उन्हीं की है। लोजपा प्रमुख ने कहा कि बिहार में डोमिसाइल नीति लागू होनी चाहिए। मैं इसका समर्थक में हूं। उन्होंने तेजस्वी यादव का नाम लिए बगैर कहा, बिहार में 2023 में जब महागठबंधन की सरकार थी तो उस वक्त राजद के उप मुख्यमंत्री और राजद के शिक्षा मंत्री थे। इन्होंने डोमिसाइल नीति को समाप्त कर दिया, लेकिन मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार थे, उन्होंने कैसा होने दिया? क्या नीतीश भी नहीं चाहते थे जो चिराग सीधा कह रहे हैं कि मैं उनके साथ हूं? उन्होंने लोकसभा चुनाव के दौरान आरक्षण को लेकर विपक्षी दलों पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। चिराग पासवान ने कहा कि विपक्ष ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को भ्रमित करने के लिए कई तरह के फेक नैरेटिव चलाए हैं। विपक्ष ने लोकसभा चुनाव के समय भी आरक्षण के नाम पर भ्रम फैलाया था। विधानसभा चुनाव के दौरान भी विपक्ष फिर भ्रम फैलाएगा। जब तक चिराग पासवान जिंदा है तब तक ना आरक्षण को ना ही संविधान को कोई खतरा है। मैं सुनिश्चित करूंगा कि जब मैं एक पहरेदार की भूमिका में रहूं, समाज में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा, अति पिछड़ा, वंचित वर्ग से आने वाले लोगों के लिए मैं पहरेदार हूं। बहुत बड़ी बात कही थी चिराग पासवान ने, लेकिन फिर जनता चिराग पासवान को सवाल भी पूछेगी। जब डायरेक्ट एंट्री, लेटरल एंट्री जो जॉइंट सेक्रेटरी लेवल पे केंद्र में हो रही थी, तब भी चिराग पासवान ने ऐसा ही कहा था कि ये आरक्षण के खिलाफ है, डायरेक्ट एंट्री नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये जो स्वयं को अपने अपने आप को पिछड़ों के, दलितों के, वंचितों के पहरेदार कहते हैं, उस पहरेदार को
क्या ऐसा मैसेज गया कि दूसरे दिन ये फूल लेके पहुंच गए उन्हीं अमित शाह के पास, जिन्हीं अमित शाह ने ये लेटर एंट्री करवाई थी। आप पहरेदार है वंचितों के, गरीबों के, पिछड़ों के, लेकिन आपको पहरेदार भी नियुक्त मोदी सरकार ने किया है। तो आपको ये तय करना होगा कि आप मोदी सरकार की सेवा करेंगे या इन गरीबों की। चुनाव में भाषण देना, लच्छेदार भाषण देना बहुत बड़ी बात है। हर कोई ऐसे लच्छेदार भाषण देता है, लेकिन फिर लोग तोलते हैं आपकी करनी और आपकी कथनी में। बार बार 243 की धमकी किस लिए? क्या वो अलग से चुनाव लड़ेंगे? क्या इस बार बचे हुए 43 लोगों को भी जनता दल यूनाइटेड के निपटाएंगे, या फिर सिर्फ सीट ज्यादा चाहिए? क्योंकि 20 नंबर पे तो वो 20 सीटों पे तो वो 2 नंबर पे थे। एक सीट उन्होंने जीती थी, 21 सीटों पे तो उनके दावे हैं। लेकिन क्या वो इससे ज्यादा सीटें मांग रहे हैं? क्या उनकी अभिलाषा 50 से 100 सीट लेने की है? क्या ये 5.66% मत है, क्या ये अभी भी उनके साथ बरकरार है? कई सवाल है जिसके जवाब चुनाव के नतीजों के बाद आएंगे। लेकिन चुनाव क्या वो एनडीए के साथ मिलकर लड़ेंगे? और एनडीए के साथ मिलकर लड़ेंगे तो फिर 243 पे कैसे लड़ेंगे? और यदि 243 में नहीं लड़ेंगे तो फिर क्या अभी जनता को बेवकूफ बना रहे थे? इस पूरे बात पे अभी तक जनता दल यूनाइटेड हो या बीजेपी हो, इससे कोई रिएक्शन नहीं। कुल मिलाकर ये अभी प्रारंभिक दौर है, और प्रारंभिक दौर में घटक दल हमेशा ऐसा प्रेशर बना के अपने झोले में ज्यादा से ज्यादा सीटें लाने का प्रयास करते हैं। लेकिन हाँ, चिराग पासवान ने फ्रंट तो खोल दिया। चिराग पासवान ने नीतीश कुमार के फ्रंट खिलाफ फ्रंट खोल दिया, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर सीधा नीतीश कुमार के अंडर आता है। उन्हीं के पास गृह मंत्रालय है, उन्हें उसकी जवाबदेही भी देनी। कई ऐसी चीजें हैं जिन्होंने सीधा कटाक्ष जो है वो नीतीश कुमार पे किया है। क्या नीतीश और चिराग की जो 36 का आंकड़ा, ये एनडीए गठबंधन में साथ में बैठने के बाद भी खत्म नहीं हुआ? ये या ये संघर्ष और तीव्र हुआ? क्या इस संघर्ष में बीजेपी खाद पानी डाल रही है? बहुत सारे सवाल है, समय समय के साथ इसके भी जवाब देते रहेंगे। आज डायरेक्ट हिट में इतना ही। कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज लॉन्चर।